नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको हर एक संवाददाता से रूबरू करवाएंगे और उसके साथ ही अहम बात आज रहेगी कि ग्राउंड से हर एक संवाददाता आज हमें रिपोर्ट देगा। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कश्मीर, वहां पर क्या चल रहा है और हमारे संवाददाता आपको क्या दिखा रहे हैं, देखिए। यूं तो आम तौर पे दुनिया में सियासत को कीचड़ के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन इस कीचड़ में हर कोई हाथ पैर जरूर मारता रहता है और जम्मू कश्मीर की सियासत में तो हाथ पैर क्या सब कुछ मारने की कोशिशें होती रहती हैं और उसी हाथ पैर में आना और जाना यानी आया राम और गया राम की सियासत भी देखी जाती है। और आया राम गया राम की सियासत इंतखाबी बिगुल के साथ अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है। कश्मीर में भी इस सियासत का परवान चढ़ता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है और इंतखाबात के साथ ही दल बदली भी देखी जा रही है। एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी और एक पार्टी से लेकर निर्दलीय यानी आज़ाद भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सारे के बीच में बड़ा सवाल बड़ी जमातों का होता है और बड़ी जमातों में गुपकार अलायंस, क्या ज़मीनी सतह पे अलायंस हो पाएगा, ये सवाल लेकिन दूर का ख्वाब ही दिखाई दे रहा है। कल लगातार 2 दिन मीटिंग्स होने के बाद भी कोई बड़ा अलायंस जो है कोई बड़े नतीजे पे नहीं पहुंच सका और आज भी माना जा रहा है कि बड़े नतीजे पे ना पहुंचते हुए अक्सर जगहों पे ये बताया गया कि फिलहाल दोनों जमातों के उम्मीदवार अपना अपना पर्चा दाखिल करें, बाद में देखा जाएगा कौन विड्रा करेगा कौन नहीं करेगा। ये वो मामला है जो किसी तीसरे फरीक को भी या तीसरे उम्मीदवार को भी जन्म दे सकता है, उसकी सियासत परवान चढ़ा सकता है। और इसी सियासत में आज घर का भेदी लंका डाये भी देखा और आज हमने मुजफ्फर बेग के भाई को भी PDP के बजाय अपनी पार्टी में जमा होते देखा। और मुजफ्फर बेग का ये भाई फजल बेग पिछली बार भी कुछ ऐसा कर चुका है, इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है और माना यही जा रहा है कि पुरानी रिवायतें उसकी कोई नया नहीं है और यूं कह सकते हैं कि पुरानी दुकान पे नया पकवान कुछ नहीं मिला है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए शहर श्रीनगर की भी सैर करवा देते हैं। इरफान फाजिल वहां से क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, ये देखिए। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल की तरफ से आज 12वीं जमात के एग्जामिनेशंस जम्मू कश्मीर में शुरू हो गए हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 73,000 के स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 73,000 के करीब बात करें, साथ ही साथ 814 के करीब जो है वो सेंटर्स भी खड़े कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें पिछले साल को लेकर, जबकि कोरोना वायरस की मारामारी नहीं थी, तो उस वक्त जिस तरीके से सेंटर्स जो है वो 300 साढ़े 300 के करीब ही चुने जाते थे, मगर इस बारी स्टेट बोर्ड ने जो है सेंटर्स जो एग्जामिनेशन सेंटर्स ने उसे डबल कर दिया गया है। और खास तौर पर अगर SOP गाइडलाइंस को लेकर बात करें तो एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है। खुसूसन इस वक्त कोरोना वायरस जिस तरीके से पैंडेमिक पूरे दुनिया भर में है, तो उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए SOP गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जिसमें मास्क और साथ ही साथ सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल सेंटर्स पर किया जा रहा है। फिगमेंटेशन के साथ ही साथ बात करें तो सैनिटरी ड्राइव जो है वो ऑलरेडी सेंटर्स में ली गई है। और फिलहाल मौसमी हवाले से मौसम का जो मिजाज है वो वादी कश्मीर में बदला सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड और उसी ठंड के बीच अगर बात करें तो एग्जामिनेशन चाहे वो 10वीं जमात के हो या आज से 12वीं जमात के हो, सेंटर्स में खास ख्याल रखा गया और सेंटर्स में हीटिंग अरेंजमेंट्स कहीं कहीं जगह पर लगाया भी गया है। मगर कई सेंटर्स से ये भी शिकायतें मौसूल हो रही है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो इस ठंड की मारामारी में एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां पर हीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं लगाए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें, बच्चों का ये भी मानना है कि पहले जिस तरीके से मोबाइल इंटरनेट बंद रहा उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई कर नहीं पाए, लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं चल पाए या साथ साथ ट्यूशन सेंटर्स उन्हें जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लगातार लॉकडाउन और लॉकडाउन को लेकर ही बात करें बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। अब अगर बात करें इस वक्त किस तरह की जो सिचुएशन है खुसूसन एग्जामिनेशन सेंटर्स में, वहाँ पर स्टेट बोर्ड की तरफ से एक ज़रूर अनाउंसमेंट की गई है कि बच्चों को 40% तक रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी 100 में से 60% ही अपीयर करना होगा। और इस बीच एक बहुत बड़ा स्टेप जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड की तरफ से बच्चों के लिए लिया गया है। आने वाले टाइम में मौसम के हवाले से एक चैलेंजिंग फेस ये भी रहेगा, क्योंकि 14 से लेकर 16 तारीख तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से इंडिकेशंस दी है कि बारिश और बर्फबारी वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में हो सकती
सकता है। तो इस बीच एग्जामिनेशन भी होंगे। कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग फेस होगा स्टेट बोर्ड के लिए और खुसूसन सेंटर्स के लिए भी, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए तो अभी भी शिकायतें मौसूल हो रही है कि सेंटर्स में पूरी तरह से हीटिंग अरेंजमेंट्स के इंतजामात नहीं किए गए, मगर हम देख रहे हैं कि बच्चे सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं और बच्चे जो है एग्जाम देने का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। अब आने वाले टाइम में अब देखना होगा कि 10th 12th के जो एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो नताइज होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो किस तरह के होंगे जम्मू कश्मीर के। फिलहाल कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की मारामारी जारी है और इस बीच आज से क्लास 12th के भी एग्जामिनेशन जम्मू कश्मीर बोर्ड के शुरू हो चुके हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। बात डीडीसी इलेक्शन की करते हैं। इस वक्त हम खान साहब डिग्री कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर आज जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है इस वक्त जो दाखिल कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है गुपकार अलायंस के कैंडिडेट बशीर अहमद भट्ट साहब। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मकसद लेकर आप ग्राउंड में आए हो और क्या कुछ आपके दिल में है लोगों के काम करने का जज्बा। जी भट्ट साहब, ये बताइए, आप आए हैं डीडीसी इलेक्शन में, आपने आज नॉमिनेशन फॉर्म, तो क्या कुछ है आपके दिमाग में? हमारा मुबारकबाद ये है फारूक साहब को, महबूबा जी को, सबों को, जो ये अलायंस उसने रखी है, गुपकार अलायंस। हम उसके कैंडिडेट हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग परेशानी में न रहे, जिसकी मिसाल फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, सजाद गनी लोन साहब, सबों ने इकट्ठे करके ये इलेक्शन का फैसला लिया। हम उसको इसके लिए साथ हैं कि हमारा जो लोग है इस मुसीबत से छुटकारा मिले। और जो हमारी है असल मकसद है हमारा ये कि जो ये छोटे छोटे काम हैं, अभी जो हमारे लोग बेचारे बहुत गरीब हैं इधर के, ये श्रीनगर भी नहीं जा सकते हैं, बड़गाम भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसको उतना वसीला नहीं है। ये किसको मिलेंगे? हम इसलिए बने हैं, हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, हम डीसी साहब से मिलेंगे, हम फारूक साहब से मिलेंगे, हम महबूबा जी से मिलेंगे। सबों को हम जो भी इसकी डिमांड है लोगों के, जो ये छोटे छोटे काम हैं, हम इसके लिए इसलिए जुड़े हैं कि उनको जो मुसीबत है, जो ये है, उनके लिए हम नजात चाहते हैं। तो अगर हम गुपकार अलायंस की बात करें, जिस तरह वो कह रहे हैं कि 370 हो, 35 हो, जो उनका इस वक्त अलायंस का एक मौक़िफ़ है, तो आप उनके कैंडिडेट हैं, तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि लोग वोट करेंगे? लोग इंशाल्लाह हम सब वोट करेंगे, इसलिए कि जो भी ये अलायंस बन गई कि दफ़ा 370 की या और कोई 335 कोई भी हो दफ़ा, सिर्फ इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो ये अलायंस हो गई, लोग बहुत खुश हैं इससे कि कुछ ना कुछ हमें मिलेगा इंशाल्लाह। हमें है, हमें बहुत, इसलिए कि हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये जो अलायंस है ये इंशाल्लाह ताज रहेगी। चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पीपल्स जो इस वक्त अलायंस बना है गुपकार, उसके कैंडिडेट जिन्होंने आज खान साहब से अपनी नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। उनका कहना है कि लोग वोट करेंगे, क्योंकि जो ये अलायंस का मौक़िफ़ है उसके लिए जो लोग निकलेंगे और इस पार्टी को वोट करेंगे। हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ। परसों हमने सुना कि यहाँ पर हमें डॉक्टर मैसर किया गया है, तो हम बहुत खुश हुए कि यहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए हैं। पर कल शाम को एक ऐसा वाक़या यहाँ पेश आया कि हमारे जो ताजिर बरादरी में से 2 दुकानदार थे, उनके साथ एक्सीडेंटली ऐसा हादसा पेश आया कि वो दोनों ज़ख्मी हो गए और शाम के वक्त उनको यहाँ लाया गया और दोनों के हाथों से बहुत खून बह रहा था और यहाँ पर उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इवन यहाँ पर कॉटन या बैंडेज या 2 रुपए की एक बैंडेड की जो पट्टी होती है वो भी यहाँ पर मैसर नहीं थी। इसलिए हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है CHC पटन का, जो कि पिछले 45 साल से यहाँ फंक्शन में था और आज ये डिफंक्शन किया गया है और हम सब सफ़र कर रहे हैं और जितनी भी ताजिर बरादरी, जितनी भी अवामुन नास हमारी पूरी पटन की है और पुरजोर गुजारिश करते हैं हम
गवर्नर साहब से जल्द से जल्द कम से कम इतना इंतजाम हमें यहाँ रख दीजिए ताकि किसी की मरहम पट्टी या कोई एक्सीडेंट अगर हादसा कोई हमारे मार्केट में होता है तो उसका इलाज यहाँ पर मैसर हो सके। फिर अगर ज्यादा फैसिलिटी यहाँ न हो उसको यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं ट्रॉमा हॉस्पिटल या कहीं और, पर हमारी यही गुजारिश है और पुरजोर गुजारिश है गवर्नर साहब से, गवर्नमेंट अहकाम से कि मेहरबानी करके हम लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि हम यहाँ फैसिलिटी मांग रहे हैं पूरे अवामुन्नास के लिए। से जो यहाँ पे ओल्ड है जो हॉस्पिटल है उसको तो यहाँ पे टेम्पररी तौर कोविड की वजह से बंद किया गया था, तो कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे इसको तो दोबारा खोल दिया गया है। मगर लोगों की यहाँ पे शिकायत है, लोग यहाँ पे नाराज हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पे खाली एक BOMS डॉक्टर को रखा गया है, उसके साथ कोई यहाँ पे पैरामेडिकल का स्टाफ नहीं होता है, ना यहाँ पे कोई फर्स्ट एड फैसिलिटी है। लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे लोग आए, जो भी यहाँ पे कोई पेशेंट आए, कम से कम उसको यहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी मैसर हो। इंडियन आर्मी के हवाले से यहाँ पे एक उम्दा कदम उठाया है। विलेज मेले का इनेकाद किया गया है। 3 राष्ट्रीय राइफल्स और 3 सेक्टर मानसबल ने 3 सेक्टर के मानसबल जो यहाँ पे ब्रिगेडियर हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा थे और कमांडिंग ऑफिसर जो हैं 13 राष्ट्रीय राइफल्स के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा तशरीफ थे। यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डिफरेंट गेम्स का इनेकाद किया गया और यहाँ के जो यूथ हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनमें से जो है सपोर्ट्स किट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और कई इनामात भी तकसीमात किए गए हैं। एक अच्छा कदम है और यहाँ के लोगों ने इसको सराहना है। बताया कि आर्मी जो भी कदम उठा रही है वो कंटिन्यू जो ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं और करने चाहिए ताकि ये जो यहाँ पे यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और दिन ब दिन आर्मी के साथ जो तालमेल है वो अच्छी रहें। और यहाँ के जो युवा हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे जो है सूफी म्यूज़िक का भी इनेकाद किया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की और इस मेले को जो है अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। और यहाँ के लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे मेले हैं बीच बीच में होने चाहिए, अच्छी बड़े रहे लोगों के साथ ताकि जो यहाँ के यूथ हैं वो बाकी जो कामों से हैं वो परहेज कर सकते हैं। फिलहाल जेक 24/7 के लिए बांडीपोरा से ज़ूर अहमद। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे जो है टूर्नामेंट्स होते हैं। आज यहाँ पे परवेज़ रसूल जो कि इंटरनेशनल स्टार हैं आज बारामूला में आए, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और हाल ये जानने की कोशिश करेंगे जो शुमाली कश्मीर के जो यूथ है उनमें कितना टैलेंट है। आइए मज़ीद जानते हैं। बारामूला आए तो कितना टैलेंट है यहाँ पे यूथ में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यार। नॉर्थ कश्मीर में मैं काफ़ी आता रहता हूँ। अभी रिसेंटली WPL में भी मैं आया, वर्ल्ड प्रीमियर लीग में भी आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रही है नॉर्थ कश्मीर में यहाँ के ब्यूटीफुल ग्राउंड्स है। ग्राउंड फैसिलिटी यहाँ पे सबसे मुझे लग रहा है पूरे JNK में जितने ब्यूटीफुल ग्राउंड्स नॉर्थ कश्मीर में हैं उतने कहीं नहीं है। तो टैलेंट की बात करेंगे, टैलेंट आपको अगर आप देखेंगे नॉर्थ कश्मीर से लास्ट ईयर कितने लड़के मतलब स्टेट के लिए खेले, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो आकिब एक लड़का है बारामूला का, पहले मैच में रणजी में उसने 5 विकेट्स लिए, मतलब 5 विकेट हॉल रणजी ट्रॉफी में लेना बहुत बड़ी बात होती है। और उसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़े अच्छे, मतलब मैन ऑफ द मैच रहे, रणजी में मैन ऑफ द मैच रहे। और मंजर एक लड़का है सोपोर का, वो स्टेट के लिए खेला। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे एक आई डोंट नो हिज नेम, मतलब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और अच्छे लड़के आएंगे बारामूला से, बट और होने की ज़रूरत है। बट इसमें एक ही चीज़ हम कहेंगे कि 2 साल से थोड़ा अनफॉर्चुनेट यहाँ के हालात रहे, तो दैट कि ये टैलेंट ऊपर आएगा उससे। क्या आपको लगता है यहाँ पे जो हालात अक्सर में बेशतर ख़राब होते हैं? दफ़ा 370 और 35A को हटाया गया, उसमें भी जो है काफ़ी लॉस हुआ यूथ का। और इस वक्त जो है कोविड-19 पैंडेमिक का कहर चल रहा है, इस साल भी जो है बहुत सारे टूर्नामेंट जो है कम हुए। क्या लगता है आइंदा जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस देना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है टूर्नामेंट इस साल बड़े हुए। अगर आप देखेंगे कंपैरिजन टू बाकी साल कोविड की वजह से भी मुझे लग रहा है कि जो आज लड़कों में जोश है, अगर आप देखेंगे पूरे JNK में, अगर आप क्रिकेट मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इसी साल खेली जा रही थी। अगर कोविड भी थी, अगर आप अभी रिसेंटली इंटरनेट पे एक वायरल पिक्चर हुई पुलवामा या शोपियान की, मुझे लग रहा है 10-20 हज़ार लोग मैच देख रहे थे इस कोविड में भी। मुझे लग रहा है कि इसमें एक ही वजह ये है कि अब लड़के रिकॉग्नाइज हो रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लड़के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। अगर आप बारामूला की बात करेंगे, कुपवारा की करेंगे, कश्तवाड़ भद्रवा की करेंगे, पीर पंचाल चिनाब वैली की बात करेंगे, पुलवामा
उसामा शुपियान की बात करेंगे, लड़के रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्टेट टीम में, जो अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं। मुझे लग रहा है वो आपको दिख रहा है कि पूरे वादी में क्रिकेट खेली जा रही है। फादर साहब ने मेहनत की और ऊपर वाले ने इज्जत रखी। मतलब डेफिनेटली एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहती है जब आप बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलते हैं। वहाँ पे आपको बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, कैसे एक्स्ट्रा वो काम करते हैं, मेंटल सेटअप उनका कैसा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहती है हर किसी। कितने इंटरनेशनल मैचेस आपने खेले, कितने नेशनल्स खेले, उस हवाले से अपने नाज़रीन को बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि जितना मैंने खेला है वो सबको पता होगा। मैंने 2014 में मैं आई फिनिश द टॉप ऑलराउंडर, पूरे इंडिया में टॉप ऑलराउंडर फिनिश किया। और उसी साल मेरी कप्तानी में जम्मू कश्मीर की टीम ने क्वालिफाई किया फॉर द फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी में। मैं सेमी क्वार्टर फाइनल्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ द मैच रहा। उससे पहले मैं पहले साल जिम्बाब्वे टूर के लिए सिलेक्ट हुआ था, 550 रन बनाए थे मैंने उस साल और 30 विकेट कुछ लिए थे। नेक्स्ट ईयर फिर से टॉप ऑलराउंडर फिनिश किया, उसके बाद फिर से टीम इंडिया में नाम पाया और वनडे खेला मैंने बांग्लादेश के साथ, 2 विकेट्स लिए। और 2017 में एक और बार ऑलराउंडर टॉप फिनिश किया, मतलब पूरे इंडिया में लाला अमरनाथ अवार्ड मैंने लिया। उसके बाद फिर से मेरा नाम इंडियन टीम में और T20 खेला जिसमें मैंने इयन मॉर्गन को आउट किया। IPL के 4 सीजन मैंने खेले, इंडिया ए के रेगुलर मेंबर था 5 साल, मतलब साउथ अफ्रीका टूर किया मैंने, ऑस्ट्रेलिया के लिए। पहले आप मेहनत करते थे, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था किसी वजह से। अब मुझे लग रहा है कि जब आप मेहनत करते हैं, उसकी आप मिसाल देखेंगे। अब्दुल समद अभी IPL में खेल रहा है और 12-13 मैचेस खेला वो सनराइज हैदराबाद की वजह से, की तरफ से। वो इसलिए खेला कि उसने रणजी में इस साल अच्छा परफॉर्म किया था, हार्ड वर्क किया था, उस लड़के ने अपनी जगह निकाली IPL टीम में। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप अच्छा खेलेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ऊपर जाके आपको बड़े मजे होंगे। थैंक यू सर। चले, ये थे क्रिकेट स्टार परवेज रसूल साहब, इनके साथ हमारी बात हुई। हालांकि उनके साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के। ये इसका मसला यही था कि हमने आज 14 साल से, अगर मैं बीजेपी के अंदर काम कर रहा हूँ, बूथ प्रेसिडेंट से लेके शक्ति केंद्र इंचार्ज से लेके ब्लॉक प्रेसिडेंट, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रामन हूँ जी। मगर सर बहुत बर्दाश्त किया हमने कि यहाँ पार्टी हमेशा वर्करों से धोखा कर रही है, भाईचारे को ख़राब करती है। हमने बड़ा बर्दाश्त किया। उसके अंदर जब किसी भी कार्यकर्ता को जब पहचान लेता है वो पूरी उसकी हरकत, तो वो कहते हैं कि कैसे इसको साइडलाइन करें, तो इसको मुंह बंद करें। मगर उनको ये पता नहीं था कि क्या तुम्हें हिंदुस्तान के अंदर तुम ही एक पार्टी की या नेशनल पार्टी और भी रहती है। देखिए, काफ़ी सारे वादे किए गए थे, क्या आप मानते हैं कि वो वादे सारे पूरे हो गए हैं? देखो जी, जिन लोगों ने इनके खिलाफ बोला कि हाँ जी हम 370 को वापस लेंगे, यहाँ हमारे लोगों को अपना हमारा राइट छीना गया, नौकरियों जुमला किया, बैक टू विलेज फेंक है, उनका मुंह दबाने के लिए उन्होंने उसके बाद RTA लगाई। ये सारा चीज़ें जब उन्होंने की तो आज उसी को मैंडेट दिया गया उसकी मुंह बंद करने के लिए, पर उसको मैंडेट देने से उसका मुंह बंद हो गया। मगर जो सच्चाई है ग्राउंड की, अब हम पूरा उन बीजेपी का जो नकाब है ये खोलेंगे हम कुछ ही टाइम के बाद। उनका पूरा असली जो चेहरा है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारे को बांटने के लिए दिल्ली की सरकार को कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, अब यहाँ से उनका सफाया करने का जो निर्देश मिलेगा हमें, और हमको करना चाहिए अगर अपने देश को हमने अगर बचाना है। क्या बताना चाहेंगे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ से? मैं भारतीय जनता पार्टी को यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से एक बारी उनकी लहर से तो आप जीत गए, अब कब तक मोदी आपको जिताएगा? अब जो आपने यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने के बाद आज तक जो आपने काम किया, अब आने वाले टाइम पे आपको वो ग्राउंड सतह पे जो आपने किया है वो तो आपके अवकात जो आपकी है, जो असली चेहरा है, आज इसी DDC इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, आपका चेहरा तो यहीं पे सामने आएगा। इज्जत ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ पैसे को देखते हैं, जिसने पैसा फेंका उस तरफ चला गया ये। सर ऑर्डर होने के बाद, हमारा नाम तय करने के बाद उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि आपको मैंडेट मिल गया, सबकी मुबारकबाद मिली, उसके बाद वो चेंज कर देते हैं, तीसरे नंबर के बंदे को मैंडेट मिलता है। सर हमारा जो प्रोटोकॉल है इसमें होता है, जो पहला नंबर होता है, दूसरा नंबर, इनकी फाइट होती है। जब पहले दूसरे को पूछा ही नहीं किसी ने, तीसरे पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब नाम जाने थे उन्होंने पूछा भी नहीं था हमें, किसी महिला का, दूसरी महिला का नाम भी नहीं दिया था कि आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या योगदान देना चाहते हैं, उनको रखें या नहीं रखें, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा। काफ़ी सारे वादे किए गए थे डेवलपमेंट के हवाले से, आपके इलाके में किस तरह की डेवलपमेंट हुई? सर कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई है। क्या वो सिर्फ वादे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे तो कोई काम भी नहीं किया उन्होंने। ऐसे ही बस सबके मुंह बंद कर देना, जो बोलने वाला होता है उसको साइड कर देते हैं,
यही इनके काम है। कितना बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए? सर, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा इस चीज़ से, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी मंडल की टीम रिज़ाइन करके आ गई है। हम सब वानी साहब की इसमें आ गए, दामन थाम लिया हमने इनका। अब जैसे ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे हम उस राह पे चलेंगे। आखिर में क्या बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ से? सर, भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ मैं कि जिन्होंने हमारा मैंडेट कटवाया, जिन्होंने हमें धोखा दिया, हमें पार्टी से अलग कर दिया, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अब वो अपनी शक्ति लगा दे। शक्ति राज परिहार कह रहे थे कि मैं जो दूसरा मतलब अनुराधा को छोड़ के कोई और भी कैंडिडेट हो उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपया खर्चूंगा। अब मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ कि आप अपनी पैसे की शक्ति लगा दो और आप हमारे भक्त वर्कर है उनकी भक्ति देखो कि कौन जीता, वो उनको जीता के दिखाएं। आप तो सुन रहे थे, वादे और दावे इनके साथ काफ़ी ज़्यादा किए गए, मगर ज़मीनी सतह पे ना ही कोई वादा है और ना ही कोई दावा है। तो साफ तौर पर इन्होंने बताया कि आज हमने मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आए। चलिए अब राजौरी और पुंछ का भी सूरत हाल जान लेते हैं और वहां पर क्या इस वक्त की सूरत हाल वो जान लेते हैं। हर दिन कोई टाइम नहीं है फायरिंग का, जब उनको जी करता है तभी उनका फायर जो शुरू हो जाता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन वक्तन हमारे इस इलाके के जो अपडेट हाई कमांड तक पहुँचाते रहते हैं। मैं अपील करूँगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, हमारे माल, हमारा मकान, हमारा जो है आज दिन जो नुकसान हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि कोई हमारी पुल साथ सुनने वाली नहीं है। मैं बाढ़ 5 नंबर बाढ़ भी जा आज जो गोलाबारी है, बांडी चेचियाँ कस्बा कीनी जितने जहाँ पर गोले लग रहे हैं, जो पाकिस्तान के गोले आ रहे हैं वे कोई बॉर्डर पर नहीं लग रहे। जो सोलिंग हो रही है बांडी चेचियाँ कस्बा मगराई मार और शाहपुर में हो रही है। और मैं का परसों में जो घर में आज जो मौजूदा रिक्वेस्ट है जो ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला गवर्नर और मरकज़ी सरकार से कि पिछले अरसा दराज से जिस तरह से शीलिंग हमारे इस जोन में हो रही है, मैं आपको एक चीज़ वाज़ह तौर पे कहना चाहता हूँ आपकी विसालत से कि हमारे गांव में इस कदर जो शीलिंग रायशी इलाकों में हो रही है, जिससे आज की ताज़ा वारदात जिससे मेरा घर डैमेज हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्र पुंछ में लगातार सीज फायर के उल्लंघन किए जा रहे हैं, जहां आज तीसरे दिन भी लगातार शाहपुर किरनी कस्बा सेक्टर में पाकिस्तान ने बिला इख्तियार गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया। वहीं पाकिस्तान ने साथ ही दगवार और धलान इलाके को भी निशाना बनाया, जिसमें एक रिहायशी घर को नुकसान पहुंचने के साथ साथ लोगों की साल भर की मेहनत घास कटाई जो करके जमा की जाती है उसमें भी आग लगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के नौशहरा के किलाल और बाबा खोड़ी सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जहाँ किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार सीज फायर के उल्लंघन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शाहपुर किरनी कस्बा सेक्टर में आज तीसरे दिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। वहीं मकामी लोगों की तरफ से अब मांग की जा रही है कि सरकार जल्द इनके लिए बंकर बनाए ताकि वो पाकिस्तान की हो रही लगातार गोलाबारी से अपनी जान व माल बचा सकें। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए अब आपको जिला सांबा की सैर करवा देते हैं और वहां पर भी ऋषि खजूरिया ग्राउंड जीरो से क्या कुछ दिखा रहे हैं, ये देखिए। दीपावली के त्यौहार को अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन दीपावली के त्यौहार से पहले आज जो त्यौहार मनाया जा रहा है देश भर में, ये त्यौहार है धनतेरस का। आज धनतेरस के त्यौहार पर लोग बाज़ारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस समय सांबा के लिंक रोड में मौजूद हूँ और लिंक रोड की जो मार्केट का सिनेरियो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो आज भी देखा जा रहा है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार हर कोई चाहता है कि धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन उससे पहले उस बड़ा त्यौहार एक और कहा जाता है धनतेरस का। और धनतेरस के त्यौहार के दिन, आज के दिन महिलाएँ जो हैं ये बर्तन वगैरह खरीदती हैं, ज्वेलरी वगैरह खरीदती हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसी त्यौहार के उपलक्ष्य पर आज बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। और यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो बर्तन वाली दुकानें हैं, यहाँ पर भी भारी तादाद में जो लोग हैं बर्तनों की खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आपको ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग दीपावली के त्यौहार से पहले माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ये त्यौहार जो है ये भी सारे लोग धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ देखिए आप साफ तौर पर बर्तनों की खरीदारी जो है लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर इस कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल ने
काफ़ी हद तक ज़िंदगी का रुख जो वो पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन त्योहारों के इस सीज़न की बात करें तो रौनक एक बार फिर से बाज़ारों में देखी जा रही है। और रौनक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैं एक बर्तन की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर कोई व्यस्त है इस समय बर्तनों की खरीदारी करने के लिए। और ख़ास जो एक रीत कही जाती है कि आज के दिन बर्तन ज़रूर खरीदना चाहिए, घरों पर बरकत वगैरह होती है। लोग इस दिन पर ज्वेलरी भी खरीदते हैं, यानी गहने भी खरीदते हैं। तो हर कोई चाहता है कि ये त्यौहार भी अच्छे से मनाया जाए और इसी को लेकर आज बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखी जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें अपडेट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से करवा चौथ के त्यौहार पर मैंने आपको बाज़ारों की पूरी रौनक दिखाई दी कि क्या सूरत हाल है बाज़ारों में, तो कहीं ना कहीं लोग आज भी मास्क पहनना भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बाज़ार की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि किसने मास्क पहना है, किसने नहीं पहना। तो कहीं ना कहीं लोग इस त्योहारों के सीज़न पर शायद ये भूलते जा रहे हैं कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। लेकिन कोरोना वायरस एक बार फिर से कहूँगा ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर आप बाज़ारों में निकलते हैं तो कम से कम आप जो भी प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस लेकर निकलें। लेकिन आज की रौनक ख़ास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज धनतेरस का त्यौहार है और धनतेरस के इस त्यौहार के उपलक्ष्य पर आज रौनक जो है वो साफ तौर पर आप बाज़ारों में देख रहे हैं। चलिए अब आपको जम्मू शहर से भी सूरत हाल दिखा देते हैं, अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है ये देखिए। थैंक यू। क्लियर कर दें, नहीं सुनिए, हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि ये अलायंस जो हुआ है खाली को इलेक्शन जीतने के लिए नहीं हुआ। हमारा ये अलायंस जो है जो लोगों को के साथ यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लोगों को जो सुना नहीं जा रहा, लोगों की जो सुनवाई नहीं की जा रही, उनके मसले और मसाइल हैं। जैसे आपके सामने देखें, डेली बेसिस सड़कों पे हैं, मुलाजिम सड़कों पे हैं, ट्रांसपोर्टर सब उनका तबाह हो गए हैं, बिजनेसमैन तबाह हो गया है, बेरोजगार बच्चे सड़कों पे हैं। इन मुद्दों के लिए ये अलायंस हुआ। ये खाली इलेक्शन जीतने को कोई कहे कि हम इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए, नहीं, या खाली यहाँ कैंडिडेट देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ये 5.5 घंटे हम यहाँ मीटिंग के, नहीं, बल्कि हमने जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा यहाँ पे एक इलेक्शन में रिजल्ट आए जिससे लोगों के काम हो सके। इस चुनाव में इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स लाइक माइंडेड पार्टी के साथ जो कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें कॉमन जो कैंडिडेट्स होते हैं, कॉमन एनिमीज, राइवल्स होते हैं, एनिमी तो कोई नहीं पॉलिटिक्स में होता, उनके लिए हमने एक एडजस्टमेंट्स का प्रोसेस किया है। इसके लिए जो है वो अप्रूवल है कि हम कोशिश करें जो लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज़ हैं, नेशनल कांग्रेस अदर, तो और भी कई ऐसी छोटे दल हो सकते हैं जम्मू और कश्मीर में, ताकि हमारे कैंडिडेट जीत सके, उसका फैसला लिया है हमने। उसके बारे में आपस में विचार विमर्श किया, यहाँ पे कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी को देखते हुए उसकी एडजस्टमेंट की बात करेंगे और ब्रॉडर एक जो है वो फॉर्मेशन होगी जिसमें जो है एक बेटर कैंडिडेट्स जो है निकल के आए, इसलिए हमने उसमें वर्कआउट करने की बात की। सबसे बड़ी आज जो बात है वो ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक फैसला किया है कि जितनी भी जमातें जम्मू कश्मीर में हैं जो कि सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए काम करना चाहती हैं, उनके साथ समर्थन देकर साझे कैंडिडेट्स को लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये अभी शुरुआत है, इसमें कई चीज़ें होंगी जिन पे काम करना होगा। आज शुरुआती मीटिंग जो है वो 5 घंटे की हुई, उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे, पीडीपी के भी थे और हमारे प्रतिनिधि भी थे, और हमने कोशिश की कि एक कंसेंसस इवॉल्व किया जाए कि कैसे काम किया जाएगा। ये काम चल रहा है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, अभी शुरुआत है। पर बुनियादी तौर पे हमने आपस में ये ज़रूर फैसला किया है कि हमें इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतरीन कैंडिडेट्स देकर उनको जिताना है, ताकि वो लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें।
चलिए, तो आज आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग जिले से हमारे संवाददाताओं ने हमें रिपोर्ट दी है और हर किसी का यही कहना था कि पैनिक तो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन एहतियात जरूर बरतिए और उसके साथ ही सबसे अहम बात, यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।